गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? अपन बात करें, पिछली क्लास में हमने देखे थे कि भाग क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल, ये शेषफल, ये क्या क्या है, कैसे इनके प्रश्न आते हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे कि जैसे विभाजकता के नियम भी हमें देखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ विभाजकता के नियम पे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में हमारे सामने आ जाता है। वैसे एक बात था, जैसे हम विभाजकता के नियम की बात इसलिए भी करते हैं कि जैसे 4 का नियम था, हम कहते हैं कि 4 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्यथा नहीं। कहते हैं ये चीज। तो यहां हमने देखो इकाई का अंक ज्ञात किया। इकाई के अंक में आपने देखा कि लास्ट पावर में, पूरी पावर में 4 का भाग देने की बजाय हम लास्ट के 2 अंकों में दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो विभाजकता के नियम की वजह से। तो यहां हम बात करेंगे विभाजकता के नियम की। विभाजकता के नियम में हम बात करें जो मुख्यतः हमारे काम आने वाले हैं, तो 2, 4, 8। तो वैसे हम बात करें तो 11 तक हम सारे ही देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखो एक एक करके जो तरीके से व्यवस्थित करेंगे और तरीके से इन चीजों को समझेंगे। जैसे पहला 2, 4 और 8, इनकी बात करें तो 2 यानी 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 8 का मतलब 2 की पावर 3। ऐसे ही 16 होता तो 2 की पावर क्या होता? 4। वो क्या होता है भाई? 2 की पावर 4। तो यहां देखो, अब इनकी बात करें तो नियम बाद में दोबारा लिख लेंगे, लेकिन पहले एक साथ समझेंगे इस चीज को, जिससे क्या है कि ये काम और भी आसान हो जाए हमारे लिए। यहां हम बात करेंगे इसकी, तो यहां पर देखो इन तीनों की बात करें। अब पहली बात, यहां 2 की पावर कितनी है? 1। इसका मतलब अंतिम एक अंक में अगर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। या अंत में एक जीरो हो। फिर हम बात करें 4 के लिए, ऐसा ही कि संख्या के अंतिम कितने अंक? 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। और बात करें 8 की, तो संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। या फिर ये कह सकते हैं इसमें संख्या के अंत में 2 जीरो हो, यहां संख्या के अंत में कितने जीरो हो? 3। तो भाई अलग अलग पूरा लिखने की बजाय एक साथ एक बॉक्स में हम इस चीज को समझ सकते हैं। आप नोट्स बनाओ तो अलग अलग लिख सकते हो कि 2 का नियम आप कह सकते हो कि संख्या के अंतिम एक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 0 हो। 1 हो तो भी चलेगा, 0 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उस संख्या में 2 का क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो अलग अलग लिखने की बजाय आप इसको क्या कह सकते हो कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 2 जीरो हो तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो एक ही साथ हम इन तीनों नियमों को लिख लेंगे। इसमें क्या कहेंगे, तो कलर चेंज कर देते हैं। संख्या के अंतिम कितने अंक? 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 2 शून्य हो तो उस संख्या में
4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। भाई आपको यह ध्यान देना है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या फिर अंत में 2 जीरो है, तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास नियम 2 4 8 सेम है। अगर आप गौर करोगे ना तो तीनों ही सेम है। 2 के लिए हम क्या कहा कि संख्या के अंतिम 1 अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए या लास्ट में 1 जीरो हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। 4 के लिए क्या कहा कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 2 जीरो हो तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। 8 की बात करें तो संख्या के अंतिम 3 अंकों में, कितने अंकों में, 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 3 जीरो हो तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 8 का भी नियम लिखेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 3 शून्य हो तो उस संख्या में आठ का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। बस इतना ही तो काम है। देखो हमने क्या कहा, 2 4 8, जहां तक मेरा मानना है कि जब मैंने बोला और लिखा उसके साथ साथ ही आपको याद भी हो गया 2 यानी संख्या के अंतिम 1 अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए या अंत में 1 जीरो हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 4 के लिए आप क्या कहोगे, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 2 जीरो हो तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 8 के लिए आप क्या कहोगे, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 3 जीरो हो तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, यह चीज थी। अब इसके ऊपर बात करें तो कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिससे आपके चीज समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 और 4 पे क्वेश्चन नहीं आता, 8 पे क्वेश्चन आता है। 8 आगे भी आएगा तो 8 पे, 3 पे, 9 पे, 6 पे, 72 पे, 11 पे, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस बार आया था आपका 3 पे। देखो पहले 2 4 8 की बात करें तो 8 पे जैसे क्वेश्चन आता है तो वो किस प्रकार से, एक संख्या दी है 7 5 8 6 2 6 x एक अंक है भाई, यहाँ पे 8 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान क्या होगा, 6 5 4 7 क्या होगा, ये कहना चाह रहा है वो। अब आप एक बात बताओ, वैसे तो सिंपल प्रश्न है 8 का भाई, कॉमन सी बात, वैसे तो सिंपल छोटा सा पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आप 72 का करोगे, जहां तक मेरा मानना है इस बार जैसे कि अपन पेपर का थोड़ा सा लेवल जाएगा तो अगर 72 वाला प्रश्न जो है वो आएगा एग्जाम में। 72 में क्या होता है, 8 का 9 का दोनों का काम आता है, तो उस टाइम बात करेंगे, लेकिन 8 का अच्छे से याद होगा तो ही वो बता पाएंगे, वरना नहीं। तो पहले सिंपल प्रश्न से शुरू करते हैं कि 8 का सिंपल 8 का पूछता है तो कैसे, इस प्रकार से। अब एक बात बताओ, संख्या दी गई है, वैसे जहां तक मेरा मानना हो कुछ एक ने तो कर भी लिया होगा, संख्या एक बार वापस लिख दूं। जैसे मैंने लिखा 7 5 8 6 2 6 x, ये है संख्या। ठीक है, ये 8 से पूर्णतया विभाजित है। अब एक बात बताओ, संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित है तो 8 के लिए नियम क्या था, तो आपके दिमाग में आएगा कि 8 के लिए तो नियम था कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, सॉरी 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या कहा, संख्या के अंतिम 3 अंक, तो हमें पूरी संख्या से कोई लेना देना ही नहीं है, अंतिम 3 अंक ये रहे, यानी 2 6 x यही है। इनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, किसका पूरा पूरा, 3 का, तो 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो 8 का पूरा पूरा भाग जाए, सॉरी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हमने कहा पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो देखते हैं, 8 का भाग दिया, 8 दिए 24,
क्या बचा 2, क्या उतारेंगे x, उतार लिया 2x। इसका मतलब x क्या है, यहां पे एक अंक है, अंक आप जानते हो कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से हो सकता है, अंक इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको पता है x एक अंक है, तो ये बताओ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 यही हो सकते हैं। अब आपको सोचना है कि 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। तो आपको पता है 2 वाली लाइन में एक ही संख्या 24 जिससे 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो ये कन्फर्म क्या है 24, तो 8 3 24, ये लो। इसका मतलब x बराबर क्या है 4। ये तरीके से देखोगे तो इसी प्रकार से हमें करना होगा। वैसे आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आगे जब प्रश्न आएंगे तो वहां ऑप्शन नहीं रखे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़े जब प्रश्न होता है अगर घुमा के दे देता है ऑप्शन काम नहीं करता। वहां पे हम बात भी करेंगे, जैसे 72 वगैरह की मैं कह रहा हूं, वो वहां पे बात भी करेंगे कि क्यों नहीं, कब, कैसे, किस प्रकार से प्रश्न में नहीं आता। यहां अब एक बार वापस सुनना, जैसे हमने क्या कहा, ये लो वापस समझना, वापस इसलिए क्योंकि एक बार समझ में आने लग जाएंगे फिर बाद में इनमें दिक्कत नहीं आएगी। 8 से पूर्णतः विभाजित, तो आप क्या कहोगे कि 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में, किसका पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 का, अंतिम 3 अंक, तो 2 6 x यही है। ये किससे पूर्णतः विभाजित है 8 से, ये लो 8 का भाग दिया, 8 3 24, 2 बच गया, उतारा x। अब हमें नहीं पता है x क्या है, लेकिन हमें यह पता है ये एक अंक है, अंक है, तो आपको पता है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो ये लाइन है 20 से लेके 29 तक हो सकते हैं संख्या, लेकिन संख्या है हमें पता है कि 8 से पूरी पूरी विभाजित है। तो आप सोचो मनी मन, 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32, तो 20 वाली लाइन में 20 से लेकर 29 तक 8 3 24 ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं। तो हमने कहा ये है 8 3 24, पूर्णतया विभाजित का मतलब कुछ नहीं बचेगा। अभी कुछ नहीं बचे तब तो इसका मतलब x बराबर क्या है 4, तो आपने कहा x का मान है 4, ये लो, ये हमारा आंसर। और इसी प्रकार से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो जहां तक मेरा मानना है, अगर ऐसे कोई 8 का विभाजित का प्रश्न पूछेगा तो आप कहीं कोई अटकने वाले नहीं हो और आसानी से इसका क्या कर दोगे, जवाब दे दोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अगला प्रश्न देखो, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के प्रयोग से, प्रयोग से कैसे, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 के प्रयोग से, दो बार लिख दिया, 50 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। कितने अंकों की, 50 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। यदि उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा बन गया, तो ध्यान से समझना। अब उसने क्या कहा कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए, डॉट 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 चलते जा रहे हैं। कितने अंक होने चाहिए, 50 अंक, ये हमें ध्यान है, चलता जा रहा है। ये हमने अपने मन में सोचा है कि 50 अंकों की एक संख्या है, ये 8 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 8 से। तो शेषफल क्या होगा, ये कह रहा है कि 8 से विभाजित, शेषफल क्या होगा। हमें पता है कि 8 से भाग देने के तो लास्ट के 3 अंक चाहिए सिर्फ। कौन से अंक चाहिए, 3 अंक। अब लास्ट के 3 अंक चाहिए, तो आप एक बात बताओ, जो जल्दबाजी में गलती करते हैं ना, वो यहां लिख देते हैं 48 49 50। तो ये तो हो गई 50 तक संख्या, उसने क्या 50 अंकों की, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको ध्यान देना 50 अंक। तो आपको पता है जैसे ही 9 तक लिखोगे 9 अंक हो गए। 10 में जैसे 10 लिखा तो 2 अंक आएंगे, 11 लिखा फिर 2 अंक आएंगे। तो यानी अंकों का खेल थोड़ा सा अलग है। आपको ध्यान देना कि 50 अंक होने चाहिए। तो ऐसे में आप लिखोगे कि जैसे एक एक अंक, 1 से 9 तक की बात करूं तो आप कहोगे 9 संख्याएं और प्रत्येक एक एक अंक की, तो 9 गुणा 1, तो कितने अंक, 9 अंक। ध्यान से देखना ये चीज। फिर मैंने कहा 10 से शुरू करते, दो दो अंकों की, 10 से 19 तक लिख ले। एक पूरी लाइन होगी ना, 10 संख्या होगी, 10 से 19 तक। तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 10 संख्याएं। आप वैसे भी सोच सकते हो 10 से 19, एक वाली पूरी लाइन है तो 10 संख्याएं। तो आपने कहा 10 संख्याएं। प्रत्येक कितने अंक की, 2 अंक की, तो कितनी, 20 अंक।
कितने अंक हो गए? 20 अंक। चलो ठीक, अभी हम कहेंगे अगर 19 तक लिखते हैं तो 29 अंक होते हैं, 20 से 29 ही होते हैं। अभी तो चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अब कहते हैं कि 20 से शुरू करें 29 तक, वो भी 10 संख्याएं। बात तो प्रत्येक संख्या 2-2 अंक की है ना, तो 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। अब देखो 20, 20, 40 और 9 49। कितने अंक हो गए? 49। चलो ठीक है, तो इसका मतलब 29 तक लिखें तो अंक हो जाते हैं 49। और यहां ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा लिखें तो आपने कहा 27, 28, 29। ठीक है, ये कितने अंक हो गए? 49। हमें कितने चाहिए? 50। हम 30 भी लिखें, लेकिन 30 में कितने अंक आएंगे? 2। तो ये 50, ये 51, 51वां हमें चाहिए, नहीं तो ये हट गया। तो आपको ध्यान देना, पहले 3 आएगा। अब आपको देखना है कि ये किससे आप विभाजित करनी है? 8 से। अब 8 के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 3 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 3। अब लास्ट के 3 अंक चाहिए, तो आप देखा कि लास्ट के 3 अंक है 293। 293, तो 293 में 8 का भाग दिया, 8 3 24, क्या बच गया? 5, 3 उतारा, 8 6 48, क्या बच गया? 5। तो ये होगा शेष आंसर। ध्यान पूर्वक इसको देखोगे, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ध्यान से करने पे ये समझ में भी आ जाएगा और गलती भी नहीं होगी। एक बार इसको वापस देखो कि पहले क्या कह रहा है? क्रमागत प्राकृत संख्याओं के प्रयोग से 50 अंकों की एक संख्या बनाएगी। कितने अंकों की? 50। अब 50 अंकों की संख्या बनाएगी, वो तो ठीक है, और उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? हमें पता है कि 8 से विभाजित करने के लिए संख्या के सिर्फ अंतिम 3 अंक देखते हैं, लेकिन अब 50 अंकों की संख्या तो लास्ट के 3 अंक तो पता होने चाहिए ना। अब जो जल्दबाजी में पहले गलती होती है ना, वो लास्ट में लिख देते हैं 47, 48, 49, 50 ऐसे लिख देते हैं। तो वो तो होगी संख्याएं, 50 तक संख्या नहीं बोली है, 50 अंक बोले। अंक का नाम लेते आपके दिमाग में आना चाहिए। 1 से 9 तक लिखते हो तो एक एक अंक की 9 संख्याएं हैं और 9 ही अंक हो गए। तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो 9 अंक। अगर आप 1 से 10 तक काउंट करते हो तो 11 अंक। अपने हिसाब से काउंट करना। तो आप जैसे लिखोगे आपको ध्यान होना चाहिए कि एक एक लाइन कहां से कहां तक लिख रहे हो। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम दूसरी लाइन शुरू करते हैं 10 वाली। 10 11, 10 से लेकर 19 तक। 10 से 19 तक 10 संख्याएं, प्रत्येक में 2-2 अंक है, तो 20 अंक हो गए। 19 तक टोटल अंक हो गए 29। चलो ठीक है, अब हम करते हैं कि आगे वाली लाइन तो 20 से लेके 29 तक लिखें। 20 से 29 तक लिखे हैं तो 10 संख्याएं और 10 संख्या प्रत्येक में 2-2 अंक, तो कितने अंक? 20। अब यहां तक अगर 29 तक लिखते हैं ना तो 20 20 40 9 49 अंक हो जाते हैं। कितने अंक हो जाते हैं? 49। हमें कितने चाहिए? 50। तो इसका मतलब इससे आगे एक अंक और आएगा। तो हमने कहा 27 28 29, 29 तक लिख लिया। अब हमें पता है कि 30, 29 के बाद 30 आएगा। 30 लिखते हैं तो ये 50वां अंक, 51वां अंक। हमें तो 50 चाहिए तो 51वां नहीं लिखेंगे, यानी ये हो गया। ये संख्या है, वो ये संख्या है। 8 से विभाजित का नियम है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देंगे। सिर्फ अंतिम 3 अंक 293। 293 में 8 का भाग दिया। 8 3 24, कितने बच गए? 5। 8 6 48, कितने बच गए? 5। तो यहां बता सकते हो कि यहां शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो आराम से हमारा आंसर यहां पे आ गया भाई। तो इस प्रकार से इसको जवाब दे सकते हो। करो अगला प्रश्न। क्रमागत प्राकृत संख्याओं के प्रयोग से 1 2 3 4 5 है, वही लिखा हुआ है। 90 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो उस संख्या को 8 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? जल्दी जवाब दो भाई। अब इसका आप ये तो आप बता सकते हो क्योंकि अब पहला प्रश्न आपने देखा है, तो उसी प्रकार से ये भी होगा। तो करो भाई जल्दी से। जल्दी जवाब दोगे भाई। चलो, अगर आप हल कर रहे हो तो पॉज करके फिर हल करो। मैं पहले समझाता हूं इतने में, ठीक है? पॉज कर लो फिर हल कर लो। अगर नहीं हो रहा तो फिर सामने देख लेना। देखो, आपको कहा गया है कि 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको चाहिए सिर्फ लास्ट के 3 अंक। कितने अंकों की संख्या है? 90 अंकों की। ये हमें दिमाग में है। 90 अंक होने चाहिए। 90 तक संख्या नहीं, 90 अंक।
ठीक है, तो हमने कहा, अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 1 से 9 तक। एक से 9 तक आपके दिमाग में आया कि 9 संख्याएं हैं, प्रत्येक एक एक अंक की है, तो 9 ही अंक हो गए। तो आपने कहा 1 से 9 तक 9 अंक। फिर मैं कहूं 10 से शुरू करें 19, 10 संख्याएं हैं, प्रत्येक 2-2 अंक की, तो कितने अंक? 20 अंक। 20 और 9 29, अभी तो 90 बहुत दूर है, चलो ठीक है। फिर हमने कहा 20 से 29, तो अभी 20 अंक, तो यहां भी 20 20 50 के करीब हुए। फिर हमने कहा 30 से 39 तक, तो आपने कहा 20 अंक, तो 20 से 60, 60 और 10 भी होते तो 70 ही होते, अभी तो बहुत कम है। तो हमने कहा 40 से 49 तक 20 अंक। अब देखो 20 20 40 20 से 60, 20 80 80 और 89, 90 से एक ही कम है ना, चलो ठीक है। तो यहां तक लिखेंगे तो 89 अंक हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, 89 अंक कहां तक होते हैं? 49 तक। इसका मतलब 48 49 तो आएगा ही आएगा। 49 लिखेंगे तो 49 से पहले 48 आएगा, कॉमन सी बात है। अब इसके बाद में आप क्या लिखते हो? यहां सिर्फ 89 अंक हुए, तो हमने कहा 50 भी लिखेंगे। 50 लिखते ही 2 अंक हो गए, तो ये 90, ये 91, ये तो लिखेंगे नहीं, इसका मतलब ये 91वां अंक है, हमें 90 ही चाहिए, तो यहां तक लिखेंगे। अब ये लिखा, तो हमने कहा संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से? ये रहे 495। किससे विभाजित? 8 से विभाजित करेंगे, ठीक है। क्यों? 8 से भाग देने पर शेषफल पूछा है ना, तो हमें पता है कि 8 का भाग देने के लिए हमें संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग देना पड़ता है। तो ये लो, 8 6 48, क्या बचा? 1, 5 उतारा, 8 एकम 8, कितने बच गए? 7। तो ये लो, ये हमारा शेषफल है, यही पूछा है। ये लो भाई, ये हमारा शेषफल है 7। किसी भी कंडीशन में कैसे भी कोई दिक्कत यहां पे आने वाली नहीं है, आसानी से इसका जवाब दे सकते हो भाई आप। जहां तक मेरा मानना है, इसको कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये 8 के कुछ क्वेश्चन थे, तो हमने वो पहले 2 4 और 8 का नियम देखा। 2 4 8 के नियम पे आपने समझा कि किस प्रकार से 8 का जो प्रश्न बनता है वो एक तो सामान्य प्रश्न होता है और एक ये प्राकृत संख्याओं के प्रयोग से ये प्रश्न बनते हैं। दो ही काम आपको मुख्यतः ध्यान देना कि सिंपल संख्या वाला प्रश्न पूछे वो ज्यादा आपके काम आएगा। अब देखो वापस एक बार बताओ, 2 का नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम एक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में एक 0 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 4 के लिए क्या कहा था? संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 2 0 हो तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 4 का, अन्यथा नहीं। फिर हमने कहा 8 का, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 3 0 हो तो संख्या में 8 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। ये हमने देखे 2 4 और 8 के नियम। अब बात करते हैं 3 का नियम और 9 का। वैसे 3 और 9 के नियम सेम है, पहले हम बात कर लेते हैं फिर आगे प्रश्न करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ऐसा ही 8 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाए, भाई 3 का और 9 की बात करें तो संख्या के अंकों के योग की बात करनी है 3 और 9 के लिए। तो वापस देखना कि 3 के लिए क्या कहा? संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसा ही हम कहेंगे 9 के लिए कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में किसका भाग जाएगा? 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहां देखो लिख देते हैं, पहले 3 का नियम फिर 9 का लिखेंगे। 3 के बारे में इस बार क्वेश्चन भी आया था आपके, तो वो भी करेंगे, फिर 9 का लिखेंगे साथ में। जैसे मैं लिखूं, दोनों साथ लिख देते हैं। तीन का नियम,
3 का क्या कहेगा, संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। सीधी सी बात है, ठीक है। आपने कोई भी संख्या लिखी, जैसे मैं कहूं 7 5 8 4 2 6 1, ये एक संख्या है। आपने कहा इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, ये चेक करना। तो एक बात तो 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, 27 और 6, तो ये हो गया 33। तो यहां पे आपने देखा कि संख्या के अंकों का योग आ रहा है 33, 33 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बस इतना ही। ऐसा ही हम बात करते हैं 9 के नियम के लिए। 9 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जैसे मैं कहूं 9 का नियम, तो यहां क्या कहेंगे, संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। अब जैसे मैं एक संख्या लिखूं, ये लिख दी, मान लो कोई भी संख्या लिखी अपने। अब ये तय करना है कि इसमें 9 का भाग जाता है नहीं जाता। अब एक बात बताओ, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32, 32 और 1 33, 33 में 9 का भाग जाता है? तो आप कहोगे नहीं जाता। नहीं जाता तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, तो आप कहोगे इसमें भाग नहीं जाएगा। बस बात खत्म। तो यहां आपको 3 का और 9 का सेम नियम है, नियम सेम है, बस आप बोलते हो कि ये 3 का, ये किसका है, 9 का। तो यहां पर आप साफ साफ कहोगे कि 3 का नियम, तो आप क्या कहोगे, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 9 के लिए हम क्या कहेंगे कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। बस इतनी सी बात। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो यहां देखो, यह प्रश्न आया था इस बार 2021 में। यदि 3 1 P5, 3 का गुणज, 3 का गुणज तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। जहां P दहाई का अंक, दहाई के स्थान पे इकाई दहाई, दहाई का अंक है भाई, अंक है, ये ध्यान रखना। तो P का अधिकतम मान अभी चेक कर देते हैं। देखो 3 1 P5 ये लिखा हुआ है ना। हमने कहा कि 3 1 P5 ये 3 से विभाजित है, इसका मतलब। तो हमें पता है कि अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अंकों के योग में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो अंक देखा 3 + 1 + P + 5, तो 3 और 1 4 5 9 + P आया है। ठीक है। अब एक बात बताओ, P एक अंक है ना, तो P का मान हम बात करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही हो सकते हैं। तो आपने कहा अधिकतम, अधिकतम मतलब बड़े से चेक करो।
अगर 9 रखते हैं तो 9 और 9 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा। इसका मतलब 9 पी का अधिकतम मान क्या है? 9। अगर न्यूनतम की बात करता तो हम किससे चेक करते? 0 से। तो 9 प्लस 0, 0 ही 9 ही रहता और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस संख्या में जाता। तो अधिकतम तो 9 है, न्यूनतम क्या है? 0 है। और अधिकतम बोले तो आप ऑप्शन भी रख के चेक कर सकते हो कि 9 रखा तो 9 और 9 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, अतः इस संख्या में जाएगा तो अधिकतम 9। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो। वैसे यहां पे वो कहे कि और कितने मान संभव है तो आपको बताया कि 0 रखने पे भी जाएगा, 3 रखने पे भी जाएगा, 6 पे भी और 9 पे। चार मान कितने संभव है? 4। ये ध्यान रखना है, ये हम आगे और बात करेंगे संभावित मानों की संख्या में। कभी भी जब आप प्रश्न आए तो यहां आपसे पूछा गया कि P का अधिकतम मान क्या है, यानी हाईएस्ट मान क्या है, तो सिंपल सा प्रश्न था, वापस सुनना। तो हमने क्या किया? 3 1 P 5, ये एक संख्या है, ठीक है, ये 3 से विभाजित है तो P का अधिकतम मान। तो हमने कहा अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, अंकों का 3 और 1 4 5 9, 9 प्लस P है। अब अंक तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब देखो हमने कहा कि हम 9 रख के देखें, यही होते हैं, 9 रख के देखें तो 9 प्लस 9 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब अधिकतम क्या? 9, और 9 ही रखने पे क्या आ रहा है? अंकों के योग में भाग जा रहा है तो 3 का पूरा पूरा भाग। तो आंसर क्या आया हमारा? 9। आप चाहो तो इसके बाद में आप ऑप्शन भी रख सकते थे कि अधिकतम बोला है तो बड़े से चेक करें, ठीक है, तो 9 रख के चेक किया, 9 9 18 भाग जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला देखो भाई, यहां पे अगली जो बात करें वो कह रहा है संख्या दी गई है, यह 9 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करो। तो मैं फिर से लिख देता हूं 7 4, स्टार को मैक्स लिख दूं 1 4 3, ठीक है। यह 9 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करो, एक्स का मान बताना है। चलो ठीक है, तरीका वही रहेगा। हमने क्या कहा? अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या हो जाता? आसान। कैसे? देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 प्लस एक्स। और जैसे लिखते हो ना तो एक बार चेक फिर से कर लिया करो कि क्या योग सही लिखा है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सही नहीं लिखा तो वापस चेक कर लेंगे। भाई गलती नहीं होनी चाहिए, प्रश्न आसान हो चाहे टफ हो, गलती नहीं होनी चाहिए बस। तो देखो 7 और 4 11, 11 12 13 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, 21 से बड़ी संख्या है और 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप बोल के देखो 9 2 18, 9 3 27, तो 21 से बड़ी पहली संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है वो 27 है। क्या है? 27। तो यहां हम ऑप्शन रखने की बजाय हम सीधा सीधा चेक करते हैं कि देखो, अब चाहो तो आप ऑप्शन रख लेते हैं, भाई देखो 21 और 6 27 भाग जा रहा है, 21 और 5 21 और 5 26 नहीं जा रहा, 21 और 4 25 नहीं जा रहा, 21 और 7 28 नहीं जा रहा। ऑप्शन भी रख सकते थे, लेकिन ऐसे में आपको दूसरा कि आपको जैसे 9 है तो 9 वाले में आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि सीधा सीधा लिखें तो कैसे लिखें। कैसे? कि भाई हमें पता है कि 21 से बड़ी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो 21 से बड़ी और 9 से पूर्णतः विभाजित तो कौन सी है? 27। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? 27 के बराबर। ये लो 21 किस में जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 27 माइनस चलेगा 21, तो x बराबर 6। ये हमारा हो गया आंसर। ये लो, इस प्रकार से आप यहां पे जवाब दे सकते हो भाई आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक और प्रश्न करते हैं भाई 9 का। जैसे ये रहा संख्या, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार जिससे आपको ध्यान से दिख जाए। 3x 4 5 3 6 7 2 5। संख्या खूब बड़ी है भाई। 3x 4 5 3 6 7 2 5 में x का मान होगा अगर संख्या 9 से विभाजित है। ये 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? जल्दी जवाब दो भाई, क्योंकि संख्या 9 से विभाजित है, ये तो बता दिया अगले ने। 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? यहां पे जल्दी से आप जवाब दे दो भाई।
तो जहां तक मेरा मानना आप कर भी सकते हो। चलो मैं बता रहा हूं, अगर कर रहे हो तो ठीक है, पोज करके देख लो या फिर चलते रहने दो, आप देखते जाओ। देखो संख्या के अंकों के तो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 3 32 और 3 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, ये लिख दिया 32, 35 प्लस एक्स, ये है। वापस से एक बार चेक करोगे कि हमने कहा क्या, पहली बात तो अंक है भाई, तो ये 13 तो आएगा नहीं, ये गलती से लिखा गया, तो ये 3 ही है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन में 3 दिया, ठीक है। तो यहां वापस देखो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35, 35 प्लस एक्स, ठीक है, लिखा सही है। हमें पता है कि 35 प्लस एक्स, तो ये संख्या या तो 35 है या 35 से बड़ी है। भाई एक्स का मान 0 तो हो सकता है ना, 35 या 35 से बड़ी है, लेकिन हमें पता है कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपने कहा 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 35 से बड़ी तो 36 आती है, तो इसका मतलब ये 36 के बराबर है। तो x बराबर 36 माइनस में गए 35, तो x का मान क्या आ गया अपने पास, यहां पे 1। ये लो, ये आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं भाई, यहां पे ये हमारा क्या है आंसर। तो ये था हमारा 9 का नियम। देखो अब यहां पे हम बात करेंगे, जैसे अब यहां पे जैसे मैं बात करूं 5 की, 5 के लिए आप क्या कहते हो, संख्या के अंतिम अंक क्या 0 या 5 हो तो उस संख्या में भी किसका पूरा पूरा भाग जाता है, 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्यथा नहीं। 10 का लिखने की जरूरत नहीं है कि 10 का होता ही क्या है। 10 के में आप सीधा सीधा कह देते हो कि सिंपल सा, कि जहां हम बात करें कि अंत में 0 है तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 5 का और 10 का नियम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे हम बात करें कि भाई 5 का नियम, तो 5 में आप सब जानते हो कि इकाई का अंक है ना, उसमें अगर 5 का भाग जा रहा तो जाएगा, वरना नहीं जा रहा। इकाई का अंक मतलब 5 और 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 और 5 है तो ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। 10 का भाग का भी सबको पता है कि लास्ट में 0 हो तो उसमें 10 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो इन दो को लिखने की जरूरत नहीं। अब एक बात बताओ, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 2 का कर लिया, 4 का कर लिया, 8 का कर लिया, 3 का कर लिया, 9 का कर लिया, 5 और 10 हमें आता है, बचे 6 और 7। 6 टुकड़े होते हैं 2 और 3 के, ये हम अगले बाद में बात करेंगे। 2-2 का मिक्स ये एक साथ सीखेंगे, जैसे अपन 6 का 18 का 15 का इनकी बात करेंगे, बाद की बात है। तो इस लाइन में एक प्रकार से सिंगल वाला बचा है 7। अब बात आती है 7 का नियम, तो मैं कहूं कि 7 का नियम 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब एक प्रकार तो वो जो आप कई बार देखते हो कि इकाई के अंक को उठाते हैं, उसको डबल करते हैं, पूरी संख्या में से घटा देते हैं, फिर जो आता है उसमें इकाई के अंक रहते हैं उसको डबल करते हैं, संख्या में से घटा देते हैं, इस प्रकार। तो वो तो पड़ता है टफ, तो उसकी बजाय हम एक दूसरा नियम, कॉमन नियम देखते हैं। वो नियम क्या, हम कहेंगे देखो हमारे सामान्यतः 6 अंकों तक की संख्या आती है, 5 6 5 6, ठीक है। वैसे 7 के नियम पे सीधा कोई प्रश्न बनता नहीं है, सीधा कोई प्रश्न नहीं बनता। तो हमें पता है कि ऐसे में सीधा प्रश्न बनता नहीं है, तो करने की इतनी आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी जैसे कुछ एक का डाउट रहेगा कि सर 7 का नियम लिखें, हम तो लिखें, तो नियम बता सकते हैं, नियम लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं एक संख्या लिखी हमने, ये ठीक है, संख्या लिख दी। अब इस संख्या में 7 का भाग जाता है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे, 7 का और 13 का एक जैसा ही नियम बना लेते हैं। एक जैसा ही कैसे, कि इकाई के अंक की तरफ से 3-3 के जोड़े बनाए, ये जोड़ा बनाया और ये जोड़ा बनाया, ठीक है। इनका अंतर लेते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा, कोई सा बड़ा है उसमें से छोटा घटाओ। बड़ा कौन, 739, इसमें छोटा कौन सा 732, घटाया, घटाने पे क्या है 7, घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है अगर वो 0 है तो 7 का भी भाग जाएगा और 13 का भी। दोनों जोड़ों का अंतर अगर 0 है तो वह संख्या 7 से भी विभाजित होगी और 13 से भी। अगर जोड़ों का अंतर 7 से ही विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर जोड़ों का अंतर 13 से विभाजित है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। अब बात दूसरी ओर कि जैसे अब कोई कहे सर मान लो इधर 5 ही अंक है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये संख्या है 3 7 2 9 8,
ठीक है, तो 3 का फिर 2 का, अब इसमें से 1 हटा के देख लो। अब कुछ एक के दिमाग में है सर कि 6 का 7 हो, 3 2 5 6 8 7 9 ऐसे हो, तो मैं कहूँ ऐसे होते हैं ना, तो 3 जोड़े बन जाते हैं, फिर लेंथी हो जाती है चीज की, पहले और तीसरे जोड़े को जोड़ो, फिर उनका और उनका अंतर लो। तो वैसे हम कहें कि ये 6 तक ही हम काम में लेंगे, ज्यादा बड़े में हम काम में नहीं लेंगे। तो नियम 7 का और 13 का सामान्य, ज्यादा हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमें नियम वैसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखते किस लिए वो आगे एक प्रश्न आएगा उसमें हम बात करेंगे। तो लेकिन ध्यान होना चाहिए कि सामान्य एक प्रश्न एक नियम है। तो 7 और 13 का एक साथ लिखेंगे, 7 या 13 का नियम। ठीक है, अब हम बात करें कि संख्या में इकाई के अंक की तरफ से तीन तीन के जोड़े बनाते हैं तथा उनका अंतर लेते हैं। अंतर अगर जीरो है तो वह संख्या 7 व 13 दोनों से विभाजित होगी। 7 से भी होगी और 13 से भी। एवं अंतर अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा ही कहेंगे कि अंतर अगर 13 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना। नियम हमने देखा, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था कि संख्या में इकाई के अंक की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाते हैं। जोड़ों का अंतर अगर 0 है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी और 13 से भी, 7 से विभाजित होगी और 13 से। अगर अंतर 0 नहीं है, कोई संख्या है और अंतर 7 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से। अंतर अगर 13 से ही विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 13 से। तो इस प्रकार से हम 7 का और 13 का नियम भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब बात आती है 7 और 13 के बाद। देखो आपके पास अब नियम हो गए 2 3 4 5 7 8 9 10। अब बचा 11 का नियम। 6 की दो संख्याओं गुणनफल, इसलिए 6 को नहीं देखेंगे, 12 भी देख सकते हो, ऐसे 3 गुणा 4 होता है। ठीक है, तो 6 12 15 72 88 ये सारी संख्याएं क्या गुणा के रूप में होती है, इनको एक साथ देखेंगे। लेकिन एक चीज और, एक संख्या और बची 11 का नियम। 11 का नियम भी इसी प्रकार से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके सामने हो सकता है। 11 का नियम, तो 11 के नियम की बात करें तो 11 के नियम से आपके दिमाग में पहली चीज तो ये होनी चाहिए, संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तथा उनका अंतर लेते हैं। अंतर अगर 0 या 11 का गुणज, या 11 गुणज मतलब अंतर 0 होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, तब तो संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिखूं पहले
7 2 8 4 5 6 2 9 4 ऐसे लिख दी मान लो कोई भी संख्या। अब आप सम और विषम तो छोड़ो, आप तो सीधा एक चीज दिमाग में कि एक एक अंक छोड़ के जोड़ दो। 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 4, 22 और 4 क्या हो गई 26। ठीक है, अब छोटे हुए अंकों को जोड़ दो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 9, 12 और 9 कितने हो गए 21। अब इन दोनों का अंतर देखो, अंतर कितना है 5। अतः यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 22 33 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब इस नियम को हम लिख देते हैं। तो देखो नियम जहां तक मेरा दिमाग में है कि आपकी ये चीज बात तो समझ में आ गई होगी। अब इस नियम को लिखते हैं, बाद में एक एग्जांपल देखते हैं। तो नियम क्या कहा, नियम लिखने का तरीका होना चाहिए कि संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तथा उनका अंतर लेते हैं। अंतर अगर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। 7 4 3 2 1, 2 3 4 7 यही लिख दिया, चलो ठीक है। अब देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 7 तो 14 और 7 अपने पास हो गए 21। वापस देखो 4 और 3 7, सॉरी 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21। ठीक है, अब जो बचे उनको जोड़ लो। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। ठीक है, इनका अंतर देखो, इनका अंतर 21 और 12 में अंतर है 9 का। यह है 11 से विभाजित नहीं है, बस। तो ये 11 का नियम हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास 11 का नियम भी आ गया। तो यहां हम बात करें कि 11 के नियम के लिए हमने क्या कहा, एक एक अंक को छोड़ के संख्याएं जोड़ दी और बचे हुए अंकों को नीचे जोड़ के फिर उनका अंतर लिया। अंतर अगर 0 है या 11 से पूर्ण तो विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूर्ण तो विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलो फिर से वापस एक बार इनको रिवाइज करते हैं भाई। हम बात करें नियम, तो 2 4 8 इनके सेम नियम थे। सेम का मतलब एक तरीके में थे कि 2 का नियम, संख्या के अंतिम एक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, अथवा अंत में एक 0 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, अन्यथा नहीं। 4 के लिए हमने क्या कहा था, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, अथवा अंत में 2 0 हो तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 8 के लिए हमने कहा था संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 3 0 हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। फिर हमने कहा 3 और 9 का नियम, तो हमने क्या कहा, संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 9 के लिए हमने क्या कहा कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर हमने कहा 7 और 13 का एक जैसा नियम था कि इकाई के अंक की तरफ से 3 3 के जोड़े बनाते हैं, जोड़ों का अंतर लेते हैं। अंतर अगर 0 है
तो वह संख्या 7 से और 13 से दोनों से विभाजित होगी। अंतर अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अंतर अगर 13 से विभाजित हो तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। फिर हमने नियम लिखा 11 का कि इकाई के सम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं तथा उनका अंतर लेते हैं। अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज, 11 गुणज तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो अभी हमने आज नियम लिखे, कुछ नियम जो हमारे जो मिक्स में आते हैं, जैसे मैंने 6, 12, 18 या फिर मैं बात करूं 72, जो खास करके तो 6, 72 इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। वो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो हम अगली क्लास में लेंगे। 11 के नियम पे भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।